हाँ जी, नमस्ते। तो इटली के एकीकरण को पढ़ेंगे हम लोग। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली क्या था या उसका एकीकरण कैसे हुआ, हम उसकी बात करेंगे आज। हम यदि बात करें तो पिछला टॉपिक था हमारा नेपोलियन। कभी भी ध्यान रखो, एकीकरण के लिए जरूरी ये होता है कि वहां पर राष्ट्रवादी भावनाएं होनी चाहिए। आपने सुना होगा भारत का भी एकीकरण हुआ था, याद है क्या? और ये एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मतलब मुख्य योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भारतीय रियासती सचिवालय जो था या रियासतों को एक करने का जो काम किया जा रहा था, एकीकरण या यूनिफिकेशन का काम जो हो रहा था, वो कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हो रहा था। आप लोगों ने यह भी सुना होगा लगभग 565 रियासतों को मिलाकर एक किया गया। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? लगभग 565 देश। कितने देश हो गए? 565 देशों के साथ डील किसने की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है। आप सुनते हो ना, राजस्थान का एकीकरण 19 रियासतों को मिलाकर हुआ। तो ये 19 रियासतों का मतलब क्या है पता है? आज के 19 देश। राजस्थान का निर्माण कितने देशों को मिलाकर हुआ? 19 देशों को मिलाकर हुआ। ये मान लो आप। अब आज आपको ये बोल दे कि पाकिस्तान को और इंडिया को एक कर दो, दोनों को मिलाकर एक देश बना दो, क्या बना सकते हो? अरे बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। ऐसे ही उस समय भी जो एकीकरण हो रहे थे इन देशों के हो रहे थे। ये दोनों एक कब हो सकते हैं बताओ? जब दोनों देशों के लोगों को लगे कि हम सब एक है और हमें क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। इसी भावना को हम बोलते हैं राष्ट्रवादी भावना, नेशनलिज्म की भावना जो होती है। समझ गए ना? तो अब इटली जो है, इटली की बात करें तो इससे पहले इटली खूब सारे भागों में बटा हुआ है। यह आपको दिख रहा होगा मैप। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ये मैप दिख रहा है, ये इटली है। और इटली की बात करें तो इटली, इधर फ्रांस है इटली के, ये ऊपर स्विट्जरलैंड है। आप ये मान के चलो कि ये वाला जो है, ये एरिया जो मैं आपको लाइन खींच रहा हूं, ये वाला एरिया किस में है? ये इटली में है, वर्तमान इटली में है। और बाकी का जो है वो अलग रह गया। इन पूरी रियासतों को एक करना पड़ेगा अपने को। यानी ये वाला एरिया आ गया लगभग, ये वाला भी उसी में है और ये वाला भी इसी में है, इटली में है। नेपोलियन का जन्म जहां पर हुआ था वो जगह कौन सी थी? कोर्सिका द्वीप, जिसकी नेपोलियन वाली वीडियो में बात की थी हमने। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा सार्डिनिया, ये वाली, ये और ये वाला जो एरिया है, ये एक रियासत है, अलग रियासत है, जिसे बोलते थे सार्डिनिया पिडमोंट। ये वाली जो है इधर लोम्बार्डी और वेनेसिया, परमा, मेडोना और इसके लगती हुई टस्कनी, फिर बीच में पेपल स्टेट्स, फिर ये लास्ट में नेपल्स और सिसली। कुल मिला के इटली अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इन सब क्षेत्रों को एक करके एक इटली बनाना है। क्या कभी इटली में राष्ट्रवादी भावनाओं का, मैंने अभी बताया ना कि सबको एक करने में कौन सी भावनाएं होनी चाहिए हमारे में? राष्ट्रवादी भावनाएं होनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, अगर शायद अंग्रेज नहीं आते, शायद बोल रहा हूं मैं, देखो कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, शायद अंग्रेज नहीं आते तो इतने बड़े भारत का निर्माण शायद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम भाषा, धर्म, जाति या भूगोल किसी भी दृष्टि से एक नहीं है। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है? अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये जो अलग अलग हिस्से हैं, भाषा, धर्म, जाति या सब में हम अलग अलग है। और आज भी पता है आपको कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो हमारी हिंदी का विरोध करते हैं। तो वो एक हो सकते थे क्या? शायद नहीं हो पाते। लेकिन हमें एक कौन कर रहा था? अंग्रेज। अंग्रेजों के कारण हम क्या हो पाए हैं? एक हो पाए। क्योंकि हमारे सबके ऊपर शोषण कौन कर रहा था? अधिकार किसका था? अंग्रेजों का। हम सब किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए हम सबका दुश्मन एक था, वो कौन थे? अंग्रेज। और इसलिए शायद इंडिया के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं आई।
और वो एक हुए। ऐसे ही इटली अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इनको किसी ने सबसे पहली बार एक किया था, वो आदमी कौन था? नेपोलियन। ठीक है ना? वो आदमी कौन है? नेपोलियन। इटली के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जागृत करने वाला कोई आदमी था, तो वो कौन था? नेपोलियन था। नेपोलियन ने सबसे पहली बार इन रियासतों को जीता, और इन रियासतों को जीतने के बाद इनके ऊपर एक आदमी का अधिकार हो गया। वो आदमी कौन है? नेपोलियन है। नेपोलियन ने यहां पर गणतंत्र की स्थापना की। नेपोलियन ने इन सारे क्षेत्रों में, इन सारी रियासतों में एक समान कानून व्यवस्था स्थापित की। यहां पर जो सामंतवाद था उसका अंत किया। एक जो व्यापार होता था, सभी रियासतों में व्यापार व्यवसाय आराम से हो सके, ऐसे कानून नेपोलियन ने बनाए। यानी नेपोलियन पहला आदमी था जिसने इन सारी रियासतों में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय का सूत्रपात किया हो। या इटली की रियासतों को सबसे पहली बार एक करने का काम किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। इसलिए एक हिस्टोरियन हुए हैं जिनका नाम है मैरियट, वो एक बात कहते हैं कि सही मायनों में नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली की रियासतों को एक किया था। तो वो आदमी कौन था? नेपोलियन था। एक बात तो ये हो गई, यानी इटली की रियासतों में एकीकरण या एकता प्रदान करने वाला पहला आदमी कौन हो गया? नेपोलियन हो गया। नेपोलियन ने यहां पर सामंतवाद का अंत किया, सबको एक किया, एक समान कानून व्यवस्था लागू की, व्यापार वाणिज्य के सरल नियम बनाए। ये सारा काम किसने किया है? नेपोलियन ने किया है। लेकिन अब 1815 में नेपोलियन का भी पतन हो गया। किसका पतन हो गया? नेपोलियन। और 1815 में एक कांग्रेस आयोजित की गई थी। उस कांग्रेस को, उस सम्मेलन को बोला गया था वियना कांग्रेस। कौन सी कांग्रेस थी? वियना कांग्रेस। 1815 एक सम्मेलन बुलाया गया वियना में, और वियना कांग्रेस में यह व्यवस्था की गई कि जो पहले वाले जो शासक थे, क्योंकि नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीत लिया था, तो पहले वाले जो शासक थे उनको वापस शासक बनाया गया अपने क्षेत्रों का। तो इटली का एक राजा कौन बन गया था? नेपोलियन। अब किसको हरा दिया गया? नेपोलियन को। तो वापस इटली में वो रियासतें वापस बनेगी कि नहीं बनेगी भाई? फिर से इटली को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया था। यानी इटली एक बार फिर से बढ़ चुका था, और कौन सी कांग्रेस के बाद में? वियना कांग्रेस के बाद में वापस बढ़ चुका था। नेपोलियन ने एक किया था, और फिर से बांटने का काम किसने कर दिया? वियना कांग्रेस ने। कुल मिला के इटली एक बार फिर से वैसा हो चुका है जिसकी हमने अभी जस्ट बात की थी। तो इटली की स्थिति जो थी वो अलग अलग थी। हम बात करें सबसे उत्तर में, एक तो था सार्डिनिया पिडमोंट, एक रियासत तो ये थी। एक दूसरी रियासत थी लोम्बार्डी, एक थी वेनेसिया, परमा, मेडोना, टस्कनी, फिर उसके बाद में पेपल स्टेट्स, या ये जो राज्य थे इनके ऊपर पोप का अधिकार था। और एक रियासत थी नेपल्स और सिसली, सबसे दक्षिण में ये वाली रियासत थी। कितनी रियासतें हो गई इटली में? 8। टोटल रियासत कितनी हो गई? सार्डिनिया पिडमांट, ये जो रियासत थी, यहां पर एक वंश हुआ करता था जिसको बोलते थे सेवोय राजवंश। कौन सा राजवंश होता था यहां? सेवोय राजवंश होता था। 1, 2 और 3, इन तीनों के ऊपर एक देश था यहां पर पास में ही। वो देश कौन सा था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का अधिकार था, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन चारों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। जैसे लोम्बार्डी और वेनेसिया जो है, इन दोनों के ऊपर तो डायरेक्ट ऑस्ट्रिया का शासन था, डायरेक्ट ही।
और ये जो 3 बच गए, इन 3 के ऊपर इनडायरेक्टली ऑस्ट्रिया का शासन था। यानी कुल मिला के 5 हो गए, सॉरी, 1 2 3 4 और 5। इन 5 रियासतों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑस्ट्रिया का शासन था। जैसे ये 2 तो डायरेक्टली किसके शासन में थे, ये दोनों तो ऑस्ट्रिया के शासन में थे। जैसे हमने बात की थी परमा, ये जो परमा हुआ करता था, यहां की रानी होती थी मारिया या मेरी लुइसा या मेरी लुइस, जो नेपोलियन की पत्नी थी। और नेपोलियन की पत्नी, नेपोलियन ने दूसरा विवाह किया था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। तो ये भी राजकुमारी कहां की है, ऑस्ट्रिया की है। इन दोनों जगह पर भी ऑस्ट्रिया के राजकुमार शासन कर रहे हैं। तो कुल मिला के परमा, मेडोना और टस्कनी भी अप्रत्यक्ष रूप से किसके अधिकार में है, ऑस्ट्रिया के अधिकार में है। पेपल स्टेट जो होते थे बीच वाले, इनके ऊपर अधिकार होता था पोप का। जो कैथोलिक देश होते थे, 2 प्रकार का होता है ना ईसाई धर्म में, एक कैथोलिक शाखा होती है, एक कौन सी होती है, प्रोटेस्टेंट। कैथोलिकों में सर्वोच्च पद जो होता है वो कौन होता है, पोप। तो इनके ऊपर किसका अधिकार था, पोप का अधिकार था। रोम ये सारा इसमें आते थे। और लास्ट वाली जो रियासत है, इसके ऊपर जो शासन था वो था बुर्बो वंश का। कौन सा वंश हुआ करता था, बुर्बो वंश हुआ करता था यहां पर, ठीक है ना। तो कुल मिला के इटली वापस कितने भागों में बांट दिया गया, 8 भागों में बांट दिया गया था। जैसे अगर हम लोग उस नक्शे की बात करें, तो इस नक्शे में देखो, इधर देश कौन सा आ रहा है, फ्रांस। ये उधर ही आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे, पर आएगी नहीं शायद। ये वाला जो है, यहां पर सेवोई वंश है। इनकी अपने बात की, इधर देखो कौन सा देश आ रहा है इस साइड में, ऑस्ट्रिया। इसके लगता हुआ कौन सा क्षेत्र आ रहा है, ऑस्ट्रिया। और हम जो 2 रियासतों की बात कर रहे हैं, एक लोम्बार्डी और एक वेनेसिया, ये यहां पर है, ये वाला क्षेत्र है। इन दोनों के ऊपर डायरेक्ट किसका अधिकार हो गया, ऑस्ट्रिया का। परमा, मेडोना, टस्कनी, ये जो बीच में है, इनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार है, ऑस्ट्रिया का अधिकार है। फिर उसके बाद में बीच में जो पेपल स्टेट है, पेपल स्टेट्स के ऊपर किसका अधिकार है, पोप का अधिकार है। और लास्ट में अगर हम बात करें सिसिली और नेपल्स, इसमें कौन सा वंश है, बुर्बो राजवंश है। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन सा देश होगा, कौन सा देश होगा, सबसे मेन समस्या कौन सी होगी, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। तो इटली के एकीकरण में अगर हम लोग बाधाओं की बात करें, समस्याओं की बात करें, तो सबसे पहली जो समस्या है वो है ऑस्ट्रिया। एक समस्या तो कौन सी हो गई, ऑस्ट्रिया, क्योंकि इटली की लगभग 5 रियासतें, लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मेडोना और टस्कनी, इनके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार किसका है, ऑस्ट्रिया का अधिकार है। तो ऑस्ट्रिया इस अधिकार को छोड़े तो छोड़े, नहीं तो नहीं छोड़े। अपने साम्राज्य को छोड़ेगा थोड़ी, नहीं छोड़ेगा ना। तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी हो गई, ऑस्ट्रिया हो गई। एक समस्या यह है। फॉरेन ऑक्यूपेशन जो था, यानी विदेशी आधिपत्य, और यह आधिपत्य किसका था, यहां पर ऑस्ट्रिया का था। दूसरी अगर कोई समस्या है, तो दूसरी समस्या इनके लिए पोप भी है। हमने बात की थी बीच वाली जो रियासतें हैं, पेपल स्टेट जो है, उनके ऊपर अधिकार किसका है, पोप का अधिकार था। और पोप अपने साम्राज्य को छोड़ना नहीं चाहेगा। पहले पोप बहुत पावरफुल हुआ करता था, फिर बाद में पोप के अधिकार बहुत कम हो गए। अब थोड़ा बहुत क्षेत्र पोप के पास में बचा है। ये थोड़ा बहुत क्षेत्र कौन नहीं खोना चाहेगा, पोप कभी नहीं खोना चाहेगा। एक दिक्कत ये थी पोप के साथ में। एक समस्या जिसकी हम और बात करें तो इनकी ज्योग्राफी। भौगोलिक दृष्टि से इटली एक नहीं था। इटली को हालांकि वियना कांग्रेस में भी 3 भागों में बांट दिया गया था, और अब भी इटली मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तरी इटली के क्षेत्र अलग भौगोलिक स्थिति के हैं, मध्य इटली के अलग प्रकार के हैं, और दक्षिणी इटली के अलग प्रकार के हैं। न केवल भौगोलिक कारण उसके लिए मुख्य समस्या है, बल्कि भूगोल के अलावा और भी कारण है। जैसे मैटरनिक खुद कहता है, मैटरनिक ये कहता है कि इटली में एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ है, एक शहर दूसरे शहर के खिलाफ है, एक परिवार दूसरे परिवार के खिलाफ है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ है। यानी एक दूसरे की टांग खिंचाई
सब लोग करते थे यहां पर। कुल मिला के इटली भौगोलिक दृष्टि से और वैसे एकता की हम बात करें तो उस एकता की दृष्टि से भी एक नहीं है, अलग अलग भागों में बटा हुआ है। एक समस्या ये थी। एक समस्या तो कौन सी हो गई उसकी, ऑस्ट्रिया, एक हो गया पोप, और एक और कौन सा हो गया, उसकी ज्योग्राफी। अलग अलग भागों में बटा हुआ था, टुकड़ों में बटा हुआ था, कटा पटा सा क्षेत्र है भूमध्य सागर जो है उसमें। इसके अलावा इटली के एकीकरण में जो बाधा है वो है नेशनलिज्म की भावना। का अभाव, यानी राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या है, अभाव है। लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लोग चाहते ही नहीं है कि इटली एक हो, और जो लोग चाहते हैं कि इटली एक हो उनकी विचारधारा अलग है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं अगली समस्या उनकी कौन सी हो सकती है, आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी जानते हो आप लोग, विचारधारा। इन लोगों की विचारधारा अलग अलग थी। जो लोग ये चाहते थे कि इटली का एकीकरण होना चाहिए, उनके भी विचार अलग है। जैसे तीन प्रकार के लोग थे। एक चाहते थे कि गणतंत्र की स्थापना हो। एक लोग तो किसकी स्थापना चाहते हैं, गणतंत्र की। दूसरे लोग चाहते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र हो, राजा हो, लेकिन राजा किसके अधीनता में होना चाहिए, संविधान के अधीनता में होना चाहिए। दो प्रकार के राजा होते हैं, एक राजा जो निरंकुश होता है, और एक राजा किसके अधीनता में होता है, संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है। तो इन्होंने ये कहा एक होने के बाद में इटली का संविधान होना चाहिए और राजा होना चाहिए एक, और वो राजा कौन होगा, सार्डिनिया पिडमांट का शासक। ठीक। और तीसरे प्रकार के जो लोग थे वो कहते थे कि साहब पोप की अधीनता में इटली की रियासतों का एक संघ होना चाहिए। किसके अधीनता में होना चाहिए, पोप की रियासत, मतलब पोप की अधीनता में। तो कितने प्रकार की विचारधारा हो गई, तीन प्रकार की। एक लोग तो चाहते हैं क्या होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए इटली, यानी इटली में एकीकरण के बाद में गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। और गणतंत्र की स्थापना के समर्थक जो लोग थे वो लोग थे, एक तो था मेजिनी, और एक था, इसका शिष्य था गैरीबाल्डी। एक तो मेजिनी हो गया और दूसरा कौन सा था, गैरीबाल्डी, जो ये कहता था कि राजा होना चाहिए लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस विचारधारा के फेवर में जो आदमी था वो था कावूर, काउंट कैमिलो बेंजो कावूर। और जो पोप की अधीनता में करना चाह रहा था वो था जियोबर्टी। यानी कुल मिला के जो देशभक्त थे, जो इटली का एकीकरण भी करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी विचारधारा भी क्या है, अलग अलग थी। अब जैसे ये दोनों आदमी एकीकरण चाहते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, एकीकरण होने के बाद में किसकी स्थापना होनी चाहिए, गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। ये वाले कह रहे हैं कि साहब राजतंत्र होना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। और ये वाले कह रहे हैं कि नहीं साहब, राजा जो होगा वो कौन होगा, पोप होगा, पोप की अधीनता में हमें एक संघ बनाना चाहिए इन सबका। जब देशभक्त या जो लोग इटली का एकीकरण चाहते हैं वो ये एक नहीं है, एकीकरण हो सकता है क्या, एक समस्या ये थी। भाई मान लो कैसे जैसे एकीकरण कर ले, जैसे हमारे यहां पर एकीकरण कर रहे होते, हम लोग भारतीय रियासतों का एकीकरण कर रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू अलग बात बोलते, सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग बात बोलते, गांधी जी अलग बात बोलते, क्या एकीकरण हो सकता था। एक आदमी खिलाफ था, मोहम्मद अली जिन्ना, हुआ ही नहीं, देख लो आप। एक देश ही अलग बनाना, कौन सा देश बन गया, पाकिस्तान बनाना ही पड़ा। अगर वो पाकिस्तान वाला भी साथ होता तो एक हिंदुस्तान बन सकता था। तो यहां की आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है, विचारधाराओं में अंतर है। तो इटली के एकीकरण की अगर हम लोग बात करें, कौन कौन सी समस्या है, सबसे पहला तो ऑस्ट्रिया, फॉरेन ऑक्यूपेशन की बात करें, विदेशी आधिपत्य की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रिया है। वो कभी नहीं चाहेगा इटली का एकीकरण हो, क्योंकि इटली का एकीकरण होते ही वो रियासतें इससे छिन जाती है जिन रियासतों के ऊपर इसका अधिकार था। एक, पोप कभी नहीं चाहेगा कि उसकी रियासतों पर उसका एकीकरण हो और उसके अधिकार कम हो। इसके अलावा ज्योग्राफी जो थी उसकी, या भौगोलिक दृष्टि से हम बात करें तो इटली बटा हुआ क्षेत्र है।
नेशनलिज्म की भावना अब तक नहीं थी वहां पर, यानी राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं थी। ठीक है ना, नेशनलिज्म कर दिया मैंने, क्या होना चाहिए? नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, राष्ट्रवादी भावना ही नहीं थी। एक और क्या है, आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो तीन प्रकार की आइडियोलॉजी थी, तीनों समझ गए? अरे यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक। और हम लोग बात क्या कर रहे थे शुरू में, इटली का क्या होगा? एकीकरण होगा। और अब तक हम किसकी बात कर रहे हैं? एकीकरण नहीं होगा। कौन कौन सी दिक्कत है, यही तो बात करें ना, कि एकीकरण क्या पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी की सारी समस्याएं हैं। अब एकीकरण क्यों हो पाएगा? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एकीकरण के फेवर में थी? कुछ संस्थाएं थी, वो अपने को पता रखनी चाहिए। कुछ लोग थे जिनका पता होना चाहिए, और कुछ घटनाएं थी उनका पता होना चाहिए। अगर हम संस्थाओं की बात करें, यानी इटली के एकीकरण में जो सहायता कर रही थी, उनमें एक संस्था थी कार्बोनरी। सीधा सा सवाल पूछते हैं इसका, कार्बोनरी क्या है? तो कार्बोनरी इटली से संबंधित एक संस्था थी। इसकी स्थापना हुई थी 1810 में, और एक रियासत थी, अभी हमने बात की थी नेपल्स में। वैसे देखा जाए तो यह संस्था कोयला झोंकने वाले मजदूरों की एक संस्था थी, यूनियन थी उनकी। जैसे अपने नहीं होती क्या, अलग अलग लोगों की यूनियन होती है, तो वैसे ये किसकी यूनियन थी? जो उद्योगों में कोयला झोंकते थे, उनकी एक यूनियन थी। लेकिन वास्तव में यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अब ये थोड़ी बोल सकते हैं ये लोग कि हम लोग तो इटली का एकीकरण करेंगे। कार्बोनरी के सदस्य अपने उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कौन सा देश आएगा लड़ने के लिए? ऑस्ट्रिया। कले देख, तुम्हारा तो पहले इलाज करते हैं, तुम्हारा एकीकरण पहले कर देते हैं हम लोग। तो कार्बोनरी के लोग जो थे, इन्होंने बनाई तो संस्था का नाम तो क्या रख दिया कि हमारी तो यूनियन है। कौन से लोगों की यूनियन है? जो कोयला झोंकने वाले लोग होते हैं। आपने पढ़ा होगा भारतीय इतिहास में, खूब सारे लोग जो थे, राष्ट्रवादी जो लोग थे, उन्होंने कुछ शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की थी, और वो ये कहते थे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ। जबकि वहां पर क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? अस्त्र शस्त्रों की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो ये थोड़ी बोलते थे, अंग्रेज पूछे तब कि यहाँ क्या करते हो, कि अस्त्र शस्त्रों की ट्रेनिंग देते हैं। किस चीज के लिए देते हैं? कि तुम्हें मारने के लिए। ये थोड़ी बोल सकते थे वो क्या बोलते थे, यहां पर हम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। जबकि वास्तव में वहां क्या नहीं दी जाती थी? शिक्षा का तो नाम था, वहां पर किसको ट्रेंड किया जा रहा था? क्रांतिकारियों को ट्रेंड किया जा रहा था। तो वैसे ही एक संस्था कौन सी है? कार्बोनरी। नाम के लिए तो ये कोयला झोंकने वालों की एक यूनियन थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1810 में। कहां पर हुई थी? नेपल्स में। इसका उद्देश्य था एक वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना और विदेशियों को इटली से बाहर निकालना। और विदेशियों में कौन है? ऑस्ट्रिया। तो एक तो ऑस्ट्रिया को बाहर निकाला जाए, और उसके बाद में इटली में किसकी स्थापना की जाए? एक वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना की जाए। इसका झंडे का भी कलर पूछते हैं कई बार। इसका जो झंडा होता था, उसका रंग होता था काला, लाल और नीला। ठीक है ना? तीन रंग का झंडा होता था। और कौन सा कलर था उसका? ब्लैक, रेड और ब्लू। तो एक संस्था ये थी जो इटली के निवासियों को एक कर रही थी। ठीक। इसके अलावा एक और रियासत, मतलब एक और संस्था थी जो इटली के लोगों को एक कर रही थी, और उस संस्था का नाम था यंग इटली। नाम सुना है कभी? नाम सुना है क्या? हाँ जी सर, आया था क्या कहीं? हो सकता है। एक दूसरी संस्था की स्थापना जूसफ मेजिनी के द्वारा की गई थी, और यह की गई थी 1831 में। इसका जो फाउंडर है, फाउंडर कौन है भाई? मेजिनी। फाउंडर कौन था इसका? मेजिनी। अभी बात की थी ना हमने मेजिनी की। मेजिनी
कोई लगता था कि कार्बोनरी से काम नहीं हो पाएगा, या कार्बोनरी ने प्रयास भी किए थे 1830 में, लेकिन विफल हो गए थे। 1820 में प्रयास किए थे। अब मेजिनी को फ्रांस निष्कासित कर दिया गया, यानी इटली से निकालकर कहां भेज दिया गया उसको? फ्रांस। तो फ्रांस का एक नगर था मार्सेल्स। उस मार्सेल्स में इटली के एकीकरण के लिए एक संस्था का गठन किया, जिसका नाम क्या था? यंग इटली था। और इसका गठन कब हुआ था? 1831। और जिस स्थान पर हुआ था, जिस जगह पर हुआ था, उस जगह का नाम क्या था? मार्सेल्स। जो अपने पहले वाली संस्था थी कार्बोनरी, उसकी स्थापना कहां पर हुई थी? नेपल्स में हुई थी। उसकी स्थापना कहां हुई थी? नेपल्स में हुई थी। और इसकी स्थापना कहां हो रही है? मार्सेल्स में हो रही है। और मार्सेल्स कहां पर है? फ्रांस में है। ये ध्यान रखना आप लोग, दोनों में बहुत अंतर हो गया भाई। इसकी स्थापना ही कहां पर हो रही है? फ्रांस में। और उसकी स्थापना कहां हुई थी? इटली में ही हुई थी। फ्रांस क्यों गया था मेजिनी? इटली से निकाल दिया गया था, इसलिए मेजिनी कहां चला जाता है? फ्रांस चला जाता है। ठीक है। तो इस संस्था की स्थापना जो हुई फ्रांस के मार्सेल्स में हुई 1831 में। इसके नाम से लग रहा होगा आप लोगों को कि यंग इटली में सदस्य कौन से होते थे? युवा। सदस्य कौन से थे? युवा थे। मेजिनी का यह मानना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो उसका नेतृत्व युवाओं को सौंप दो, तुम लोगों को सौंप दो, क्योंकि युवाओं के हृदय में असीम शक्ति होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। ठीक है ना? अरे युवा हो ना तुम लोग, अगर देश में क्रांति लानी है, जमाने को सुधारना है, देश को चलाना है या सुधारना है, तो किसके हाथों में शक्ति होनी चाहिए? आप देख लो वोटों में, चाहे 50 साल का होगा आदमी, लोकप्रिय एवं युवा उम्मीदवार क्या लगाता है आगे? युवा। कोई भी नेता आएगा, हम युवाओं के लिए काम करेंगे, इसकी बात करता है? युवाओं की। क्योंकि वो जानते हैं टाबर समझते नहीं है और डोकरों को मतलब ही नहीं है। समझ गए? डोकरे अपने लास्ट दिन गिन रहा होता है, भाई चलो यार अपने को क्यों माथापच्ची करनी, सरकार से कोई पंगा करेगा तो कौन करेगा? युवा करेंगे। पर युवा रील देखने में व्यस्त है समस्या ये है, क्या देखता रहता है सारे दिन? रील देखता रहता है फटाफट। समस्या यहां है। अच्छा, एक चीज और बताऊं तुम्हें, तुम्हारे अंदर पेशेंस कितना कम है, इस चीज को आजकल मोबाइल वाले भी जानते हैं। पहले 3-4 घंटे की मूवी होती थी, उसके बाद में अच्छा पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे, 5-6 दिन चलते थे, फिर लगा रहे यार पेशेंस कम हो गया लोगों का, वनडे मैच आ गए 50 ओवर के। 50 ओवर भी नहीं, 20 ओवर, शायद आने वाले टाइम में टॉस करके चले जाएंगे शायद ऐसा होगा, या 1-2 बॉल खेल के चले जाएंगे। आप लोग लंबे वीडियो नहीं देख सकते हो आप, फिर वीडियो की ड्यूरेशन कम हुई और कम होते 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 रील्स पे आ गए 30 सेकंड। एक रील लगभग कितने सेकंड की होती है? 30। और 30 सेकंड तुम पड़े पड़े ऐसे करते रहते हो, है ना? कब 3 घंटे हो गए तुम्हें पता ही नहीं चलता, नहीं होता ना? वो 30 सेकंड भी आप कई रील तो पूरी नहीं देखते हो, शायद 3-4 सेकंड में रिजेक्ट, हटा होता है ना ऐसा? ये तुम्हारा धैर्य है, और मार्केट तुम्हारी पता नहीं कितनी चीजें समझ रहा है। कई बार मोनू बोलता है अपना वाला, ये मोनू बोलता है सर वीडियो लंबा हो रहा है, मैं भी बोलता हूं थोड़ा छोटा करना चाहिए। क्यों छोटा करना चाहिए? जो लोग 30 सेकंड की रील नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने को 1 घंटे क्यों देखेंगे रे भाई? ऐसा क्या है अपने में? अपने तो कोई कच्चा बादाम भी नहीं है जो अपने को देखेंगे सही है कि नहीं है? अरे ऐसे गुण भी नहीं है अपने में तो, सही है ना? तो अपने को कौन देखेगा? अपने को वो देखेगा जो पढ़ना चाहता है। ठीक है ना? और ऐसे लोग बहुत कम है भाई। इस रील वाली दुनिया में 1-1 घंटे के वीडियो देखेगा कौन? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इस रील वाली दुनिया में ये मान के चलो कि हम लोग बहुत तगड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हम वो मछली हो गए हैं इस समुद्र के, जो शायद ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हो, है ना? क्योंकि इतने लंबे लंबे वीडियो नहीं देखती आज की रील वाली पीढ़ी। और फिर देखेगी भी तो क्या देखेगी? कॉमेडी वॉमेडी के देखेंगे, या कोई डांस वांस करते हुए बढ़िया सी हो वो देखेंगे। ठीक है ना? खैर जो भी हो तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजिनी थे।
और मेजिनी ने यह कहा था कि अगर क्रांति लानी है तो ये सारा का सारा दारोमदार जो है वो किसको देना चाहिए, युवाओं को देना चाहिए। इसलिए युवाओं को संगठित करने के लिए उसने किस संस्था की स्थापना की थी, यंग इटली की स्थापना की थी। यंग इटली का उद्देश्य जो था, बस में जाते हो, यंग इटली का उद्देश्य जो था वो था युवाओं को एक करना, इटली वासियों को एक करना, युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करना, उनको पीछे का इतिहास बताना कि हम कितने अच्छे थे, हमारे कितनी रेपुटेशन हुआ करती थी इटली की किसी समय, आज हम क्या हो चुके हैं, ये सारी चीज बताने का काम कौन कर रहा था, यंग इटली के माध्यम से किया जा रहा था। ठीक है, तो यंग इटली की स्थापना 1831 में मार्सेल्स में हुई, जो कि फ्रांस में ही था। फाउंडर थे इसके जोसेफ मेजिनी। इसका उद्देश्य था युवाओं में जागृति लाना। इसके जो सदस्य हुआ करते थे वो 40 साल की उम्र तक के लोग होते थे, या अधिकतम आयु सीमा होती थी इसकी 40 साल, जो इसके सदस्य होंगे। प्राचीन जो गौरव था इटली का, उससे लोगों को अवगत करवाना, क्योंकि पुराने गौरव से लोगों में कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावनाएं आती है। जैसे हमारे यहां पर भी ऐसा किया गया था, जब भारत का नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस समय पर भी ऐसे प्रयास किए गए थे कि भारतीयों को उनके प्राचीन गौरव से अवगत करवाया जाए। इसी तरह से इटली, सॉरी, युवा इटली जो था, इसके झंडे पर एक तरफ लिखा होता था एकता और स्वाधीनता, यानी यूनिटी एंड फ्रीडम, और दूसरी तरफ इसके झंडे के लिखा हुआ होता था जो फ्रांस की क्रांति के आदर्श वाक्य थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। कुल मिला के मेजिनी ने इटली को एक करने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी। उस संस्था का नाम था यंग इटली। तो कुछ ये संस्थाएं थी। संस्थाओं की अगर हम बात करें तो दो संस्थाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो कार्बोनरी और दूसरी जो संस्था है उस संस्था का नाम है यंग इटली। अगर हम लोग कुछ व्यक्तियों की बात करें जिनका योगदान था इटली के एकीकरण में, उनमें कुछ लेखक भी थे। इन लेखकों ने इटली के एकीकरण की ओर ध्यान दिया या इटली में राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन लेखकों की बात करें पहले, तो लेखकों में जो ये राइटर्स थे, इनमें दो राइटर्स थे जिनका नाम था फास्केल और रासेटी। देशभक्ति भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य ये लिख रहे थे, इसलिए 1821 में इन दोनों ही राष्ट्रवादी लेखकों को देश से निर्वासित कर दिया गया था। इसी प्रकार से एक और लेखक हुआ करते थे जिनका नाम था सिल्वियो पोलिको। इन्होंने एक किताब लिखी थी, लेमी प्रिजियोनी। इस किताब में इन्होंने लिखा था कि किस प्रकार से इनको ऑस्ट्रिया के जेल खानों में रखा गया और कितनी यातना इनको सहनी पड़ी थी। तो सिल्वियो पेलिको जो एक देशभक्त थे, इनको ऑस्ट्रिया की जेल में रखा गया और जो बर्ताव इनके साथ में वहां की जेलों में हुआ था, उन जेलों का वृतांत या जैसा बर्ताव उसमें हुआ था वो सारा का सारा इन्होंने एक किताब में लिख दिया। वो किताब थी ले मी प्रिजियोनी में लिख दिया इन्होंने। इसी तरह से हम बात कर रहे थे जियोबर्टी की, विंसेंजो जियोबर्टी। जियोबर्टी ने एक किताब लिखी थी और किताब का नाम था डेल प्रिमेटो मोराली सिविल डेगली इटालियानी। इसका मतलब था, ये इटालियन लैंग्वेज में नाम था इसका, डेल प्रिमेटो मोराली सिविल डेगली इटालियानी। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है इटली की नागरिक और जो नागरिक और नैतिक जो सर्वोच्चता है, यानी इटली की नैतिक और नागरिक सर्वोच्चता इसका मतलब रहेगा। वैसे इटली में इसका नाम था इटालियन लैंग्वेज में
ये इसका नाम था। यानी इटली की नैतिक और नागरिक सर्वोच्चता, इस किताब के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से इटली के पहले कितनी सर्वोच्च स्थिति हुआ करती थी और आज इटली की क्या दुर्दशा हो चुकी है। यानी इटली में नेशनलिज्म विचारधाराओं के जागरण के लिए जो किताब लिखी थी वो एक और किसने भी लिखी है, जियोबर्टी ने भी लिखी है। यानी कुल मिला के फास्केल रासेटी का निर्वासित करना, जो देशभक्त हुआ करते थे, ऐसे साहित्यकार जो देशभक्त होते थे। इसके अलावा सिल्वियो पेलिको ने ऑस्ट्रिया में जो उनके साथ में जेलों में बर्ताव हुआ उसके बारे में लिखा है। उसने भी यहाँ के लोगों को ऑस्ट्रिया का विरोधी बनाया है। जियोबर्टी जो है, जिसने भी बताया कि किस प्रकार से इटली पहले नागरिक और नैतिक दृष्टि से कितना सर्वोच्च स्थिति पर था और आज किस स्थिति पर आ गया है। तो कुछ लेखक भी हुआ करते थे। इसके अलावा इस समय इटली का आर्थिक विकास हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ। लोग व्यापार वाणिज्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे और इसी कारण से इटली के लोगों में इस आर्थिक सुधारों के कारण, परिवहन के साधनों के कारण और आसानी से जो व्यापार हो रहा था उसके कारण लोगों में एकता की भावना जागृत हुई, क्योंकि एक दूसरे से लोग जुड़ रहे थे, मिल रहे थे। और अब ये सारे लोग इटली का एकीकरण करना चाह रहे थे। और कारणों की बात करें जो इटली के एकीकरण में इस समय सहायक थे, तो हम बात कर सकते हैं कि इस समय उदार राजतंत्र था। जो चार्ल्स एल्बर्ट हुआ करता था, जो सार्डिनिया पिडमांट का राजा था, वो थोड़ा सा उदार था, तो ये इटली के एकीकरण के फेवर की बात करता था। इसी तरह से हम लोग बात करें पोप, इस समय पोप पायस नवम थे, वो भी थोड़ी उदार विचारधारा के व्यक्ति थे और नेशनलिस्ट विचारों को प्रोत्साहन भी दे रहे थे। कुल मिला के यहाँ के इस समय के जो राजा थे वो भी थोड़े से एक उदार प्रवृत्ति के लोग थे, जो इस प्रकार की भावनाओं को दमन नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम लोग बात करें कुछ प्रारंभिक विद्रोह है जो इटली के एकीकरण में सहायक थे, या जिन इन प्रारंभिक विद्रोहों ने इटली के एकीकरण को एक मोटिवेशन दिया बाद में। तो ये प्रारंभिक विद्रोह स्पेशली 3 बार हुए थे। सबसे पहली बार 1820 में, 1820 में स्पेन में क्रांति होती है, या स्पेन में विद्रोह की शुरुआत होती है। और जैसे ही स्पेन में विद्रोह की शुरुआत होती है उसी के साथ में इटली के राज्यों में भी विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। लेकिन यह पहला विद्रोह कामयाब नहीं रहा और 1820 वाले विद्रोह को ऑस्ट्रिया की सरकार या ऑस्ट्रिया की सेना के द्वारा आसानी से दबा दिया गया। दूसरी बार 1830 में, 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस में जैसे ही क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेते हुए एक बार फिर से इटली की रियासतों में विद्रोह होता है और एक बार फिर से इन विद्रोहों को ऑस्ट्रिया की सेना के द्वारा कुचल दिया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं दोनों ही बार ऑस्ट्रिया की सेना इटली के प्रारंभिक विद्रोह को कुचल रही है। हमने पहले भी बात की है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कोई देश था तो वो ऑस्ट्रिया था। तीसरी बार एक बार फिर 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई थी इस समय फिर से, लेकिन इस समय ऐसी एक अफवाह भी चली कि मेटरनिक भाग गया है वियना छोड़कर। तो कुल मिला के 1848 में एक बार फिर से इटली की रियासतों में विद्रोह की शुरुआत होती है। स्वाधीनता की मांग को लेकर, वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना को लेकर या संविधान की डिमांड को लेकर एक बार फिर से इटली की रियासतों में विद्रोह की शुरुआत हुई। इस समय जिस राजवंश के अधीन एकीकरण का प्रयास चल रहा था वो चल रहा था सार्डिनिया पिडमांट का सेवोय राजवंश, और उसका राजा था चार्ल्स एल्बर्ट। इसी समय काबूर ने भी इल रिसार्जिमेंटो नामक पत्रिका के माध्यम से यह अपील की थी इटली के राजवंश, जो वहां का मुख्य राजवंश हुआ करता था सेवोय राजवंश, सार्डिनिया पिडमांट के राजा चार्ल्स एल्बर्ट से और यहां के लोगों से, कि हमारे सामने एक बहुत महान अवसर है इटली को आजाद कराने का विदेशियों से। तो एक बार फिर से 1848 में क्रांति हुई और 1848 में जो क्रांति होती है या जो विद्रोह होता है उसका नेतृत्व करता है चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट की सहायता
इस समय वो लोग भी करते हैं, यानी दो रियासतों के लोग और करते हैं, जैसे एक तो पोप, यानी इनका साथ पोप भी दे रहा है, और एक सिसिली जो राज्य था, या नेपल्स और सिसिली जो था, उसका जो राजा था फर्डिनेंड, वो भी इसका साथ दे रहा था। लेकिन ये कुछ समय तक चला। पोप जो था कैथोलिक देशों के दबाव में आकर दूर हो गया, और जो सिसिली का राजा था फर्डिनेंड सेकंड, ये बहाना बनाकर अलग हो गया कि हमारे आंतरिक स्थिति थोड़ी खराब है। अब अकेला देश बचा, या अकेला बचा था, वो बचा था चार्ल्स एल्बर्ट। तो 1848 में चार्ल्स एल्बर्ट एक बार फिर से ऑस्ट्रिया के द्वारा पराजित हुआ। यानी कुल मिला के 1848 में जो प्रयास हुए थे वो एक बार फिर से विफल होते हैं। 1849 में एक बार फिर से क्रांति की शुरुआत होती है, विद्रोह की शुरुआत होती है, और एक बार फिर से इस समय चार्ल्स एल्बर्ट नेतृत्व स्वीकार करता है। इस समय हालांकि विद्रोह की शुरुआत गणतंत्रवादियों ने की थी, जो मेजिनी भी गणतंत्रवादियों का एक मुख्य नेता हुआ करता था, और मेजिनी ने इस समय रोम में गणतंत्र तक की स्थापना कर दी थी, और अब राजतंत्रवादी भी गणतंत्रवादियों के साथ में मिलकर विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। और 1849 में एक बार फिर से चार्ल्स एल्बर्ट ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन 23 मार्च 1849 को नोवारा के युद्ध में चार्ल्स एल्बर्ट एक बार फिर से पराजित हो गया। कुल मिला के चार्ल्स एल्बर्ट पराजित होने के बाद में जो सार्डिनिया का सम्राट का पदत्याग देता है, और ये जो आखिरी प्रयास था, या हम ये कह सकते हैं 1849 में फिर से जो प्रयास हुआ था, यह भी विफल हो चुका था। यानी एक विद्रोह हुआ 1820 में, जिसको ऑस्ट्रिया ने दमन कर दिया। 1830 में फिर से ऑस्ट्रिया ने दमन किया। 1848, 1849 और दोनों ही बार ऑस्ट्रिया ने इन विद्रोहों का दमन कर दिया। एक बात इटली वासियों के समझ में आ चुकी थी कि जब तक ऑस्ट्रिया को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इसके बाद की कहानी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।